हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है डुअल सिंप्लेक्स मेथड। इससे पहले हम लोगों ने एलपीपी को प्राइमल फॉर्म से डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। तो आज हम लोग डुअल सिंप्लेक्स मेथड से इस एलपीपी को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, डुअल सिंप्लेक्स मेथड जो है सिंप्लेक्स मेथड से थोड़ी सी डिफरेंट है। हम लोग ऑलरेडी सिंप्लेक्स मेथड को जो है पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग इस एलपीपी को डुअल सिंप्लेक्स मेथड से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, डुअल सिंप्लेक्स मेथड के स्टेप्स को मैंने 3 स्टेप में लिखा है। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, सेकेंड स्टेप है फाइंड द इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन और थर्ड स्टेप है हमारा टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में आप लोग अगर चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, इफ द मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन के टाइप में है तो हम लोग उसको मैक्सिमाइजेशन के टाइप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमारा मिनिमाइजेशन का टाइप है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइजेशन के टाइप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को -1 से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते देखते हम लोग सॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारा हो जाएगा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्स z इक्वल्स टू +5x1 है तो यहाँ पे हो जाएगा -5x1 और यहाँ पे -6x2 भी हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये स्टेप 1 का ए कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या बोला है, ऑल ग्रेटर देन और इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स टू लेस देन और इक्वल टू कंस्ट्रेंट बाय मल्टीप्लाइंग -1। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कंस्ट्रेंट जो है, 2 कंस्ट्रेंट दोनों में ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है, तो इसको हम लोग को लेस देन और इक्वल टू के टाइप पे कन्वर्ट करना पड़ेगा -1 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे लिखते हैं अब हम लोग कंस्ट्रेंट्स को। कंस्ट्रेंट्स हमारा हो जाएगा -x1 -x2 लेस देन और इक्वल टू -2 और ये सेकंड कंस्ट्रेंट्स हो जाएगा -4x1 -x2 लेस देन और इक्वल टू -4। ये बन गया हमारा एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे बोला है ग्रेटर देन वाले को लेस देन में कन्वर्ट करना है और मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में। अगर यहाँ पे ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम, मतलब मैक्सिमाइजेशन का टाइप रहता तो हम लोग उसको चेंज नहीं करते। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक लेस देन रहता या सारा लेस देन रहता तो भी हम लोग को चेंज करने का जरूरत नहीं था। ठीक है, इसके बाद का स्टेप में है ट्रांसफॉर्म एवरी लेस देन और इक्वल टू कंस्ट्रेंट इनटू एन इक्वेशन constraint by adding a slack variable to every constraints and assign a zero cost coefficient in the objective function। इसका मतलब तो हम लोग जानते ही, हम लोग पहले ये वाला चीज जो है कर चुके हैं कि ये जो हमारा जो एलपीपी बना है इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं इस तरीके से, मैक्स z इक्वल्स टू हो जाएगा जैसे कि हमारा है 5x1 -6x2 और हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स है उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा -x1 -x2 और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है तो यहाँ पे हम लोग एक स्लैक वेरिएबल s1 को ऐड करेंगे और इक्वल टू -2 कर देंगे। और सेकंड वाले को भी इसी तरीके से -4x1 -x2 और यहाँ पे भी एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करके इक्वल टू में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये इनइक्वालिटी से इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और s1 और s2 का कॉस्ट जो हम लोग को 0 असाइन कर देना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो 0s1 0s2 हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। तो ये बन गया अब हमारा जो है एलपीपी। तो हमारा देखिए स्टेप 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्या है, स्टेप 2 में हम लोग को बोला है फाइंड इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन। मतलब हम लोग जानते हैं, पहले भी इसको निकाल चुके हैं इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन। करना क्या है कि हम लोग को जो डिसीजन वेरिएबल है यानी कि x1 x2 उसको 0 असाइन कर देना है और उसके साथ हम लोग का x1 का वैल्यू आ जाएगा -2 और यहाँ से x1 x2 अगर 0 हो गया तो s2 का वैल्यू आ जाएगा -4। तो इसको अब हम लोग लिखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे लिखा है एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, हमारा जो डिसीजन वेरिएबल था x1 x2 वो 0 हो गया है और इसके साथ हमारा s1 का वैल्यू यहाँ से -2 और s2 का वैल्यू -4 निकल करके आया है। इसके साथ देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन भी ऐड किया है, जैसे कि हमने ये वाला एलपीपी और इसके बाद हमने s1 और s2 स्लैक वेरिएबल को ऐड करके इस एलपीपी को बनाया। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक लाइन ऐड किया है ये वाला, बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल s1 s2 द स्टैंडर्ड एलपीपी बिकम्स। तो ये हो गया। और अब हम लोग देखिए इसके साथ हम लोग क्या लिखते थे, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते थे x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे s1 s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
लेकिन यहाँ पे S1 और S2 जो है माइनस में है, निगेटिव में है, तो हम लोग S1 S2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वो जो हम लोग लिखते आए हैं वो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखना है डुअल सिंप्लेक्स मेथड में। तो अब हम लोगों ने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लिया है। इसके बाद है हमारा स्टेप 3। तो देखिए स्टेप 3 में है हमारा टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी। तो ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए हम लोगों को पहले यहाँ पर टेबल बनाना पड़ेगा, मतलब हम लोग को सिंप्लेक्स टेबल जैसे बनाते थे उस तरीके से इसका मतलब इस वाले एलपीपी का हेल्प लेकर के हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे अपना इनिशियल टेबल जो है ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हम लोग फिलअप करते हैं। तो सीजे का वैल्यू को हम लोग को फिलअप करने के लिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको देखना पड़ेगा। तो देखिए हमारा सीजे का वैल्यू x1 x2 s1 s2 का जो हमारा कॉस्ट कोफिशिएंट है उसको लिखना पड़ेगा। मतलब x1 के लिए है हमारे पास -5, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -5, x2 के लिए है -6, तो इधर लिखेंगे -6, और s1 s2 0 0 है। तो ये हमने फिलअप कर दिया। इसके बाद है हमारा बेसिक वेरिएबल का कॉलम को फिलअप करना। तो बेसिक वेरिएबल हमारे पास क्या है, S1 है और S2 है। तो हम यहाँ पे S1 और यहाँ पे S2 को लिख देंगे। और CB का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे देखिए S1 के लिए 0 है तो 0 लिखेंगे, और S2 के लिए 0 है तो यहाँ पे भी हम लोग 0 लिख देंगे। इसके बाद है XB हम लोग लिखते हैं जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू रहता है उसको। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे -2 और -4 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए -2 और यहाँ पे -4। इसके बाद हमारा ये वाला टेबल को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रेंट्स के जो हमारे कोएफिशिएंट है उसको हम लोग लिखते हैं, यानी कि x1 के लिए -1 है तो यहाँ लिखेंगे -1, x2 के लिए भी -1 है, यहाँ लिख दिए -1, s1 हमारा 1 है और s2 हमारे पास 0 है। इसके बाद हमारा है सेकंड कंस्ट्रेंट जिसमें x1 है हमारे पास -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4, x2 है हमारे पास -1, s2 हमारे पास 1 है तो s2 में 1 लिख दिए, और s1 यहाँ पे 0 है तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। इसके बाद हमारा ZJ माइनस CJ को कैलकुलेट करना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ZJ माइनस CJ का वैल्यू होता है CB इंटू XJ माइनस CJ। तो Z1 माइनस C1 के लिए क्या होगा, Z1 माइनस C1 के लिए होगा CB इंटू X1 माइनस C1। तो CB हमारे पास क्या है, CB के हमारे पास जो कॉलम है उसमें हमारे पास दोनों कॉलम में 0 0 है। तो इसका मतलब हम लोग X1 अगर Z1 माइनस C1 के लिए निकाल रहे हैं तो x1 आ जाएगा यहाँ पे और -C1, तो x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 है हमारे पास -1 -4, तो 0 इंटू -1 0 हो जाएगा और 0 इंटू -4 भी 0 हो जाएगा। तो मतलब हमारा ZJ माइनस CJ का जो वैल्यू होगा वो -CJ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है CB का कॉलम 0 0 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी कि 0 इंटू -1 0 इंटू -4 -CJ यानी कि -5 हो जाएगा यहाँ पे +5। इसके बाद हमारे पास CB इंटू X2 Z2 माइनस C2 के लिए निकाल रहे हैं, तो 0 इंटू -1 0 इंटू -1 और -6 यानी कि +6। और यहाँ पे भी इसी तरीके से हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे ये 0 और ये 0 हो जाएगा। आप लोगों ने सिंप्लेक्स मेथड तो पढ़ा है, तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना आता है। अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोग को हमारा नेक्स्ट स्टेप देखना है। तो देखिए स्टेप 3 में हमारा टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी। तो इसमें है नंबर A, if all the values of xb are greater than equal to 0 and zj minus cj greater than equal to 0, then the current solution is optimum. Terminate the process। मतलब अगर हमारे पास देखिए इस कॉलम में xb का वैल्यू अगर सारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और हमारा zj माइनस cj का भी सारा वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब हम लोग जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुंच चुके हैं और अब हम लोग को प्रोसेस को यहीं पे रोक देना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो स्टेप B, इसमें क्या है, इफ एनी XB लेस देन 0, हाँ हमारे पास तो XB का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, तो क्या करना है, देन सिलेक्ट द मोस्ट नेगेटिव XB एंड दिस रो इज कॉल्ड की रो। अच्छा, तो इसमें हम लोग को की रो निकालने बोला है। सिंप्लेक्स मेथड में हम लोग पहले की कॉलम निकालते थे, आप लोग को याद होगा सिंप्लेक्स मेथड। तो हम लोग ZJ माइनस CJ का जो वैल्यू है जो मोस्ट नेगेटिव रहता था उसको हम लोग यूज करके हम लोग उससे की कॉलम बनाते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, हम लोगों को XB का वैल्यू को देखना है, उसको जज करना है, और हमारा जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू रहे उसको हम लोग को जो है की रो ले लेना है। मतलब पहले की रो बनाना होगा, उसके बाद की कॉलम। तो देखिए यहाँ पे -2 है और -4 है, तो -2 और -4 में जो -4 है वो मोस्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब S2 का जो रो होगा वो होगा हमारा ऑड गोइंग। तो ऑड गोइंग वेरिएबल है हमारे पास S2, और इसके साथ जो हमारा ये रो है इसको बोल देंगे हम लोग की रो। तो की रो तो हम लोग को मालूम चल गया। इसके बाद स्टेप देखते हैं। इसके बाद हम लोग जब हम लोग की रो मालूम चल गया, इसके बाद क्या करना है, फाइंड
मैक्सिमम रेशियो, और मैक्सिमम रेशियो निकालना है हम लोग, पहले मिनिमम रेशियो निकालते थे, इसमें हम लोगों को मैक्सिमम रेशियो निकालना है। कैसे निकालना है? जेड जे माइनस सी जे डिवाइडेड बाई की रो। अच्छा, तो हम लोग जेड जे माइनस सी जे डिवाइडेड बाई की रो करेंगे एंड की रो होगा लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मतलब जो अगर की रो होगा लेस देन 0 के लिए ही लेंगे, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। एंड दिस कॉलम इज कॉल्ड की कॉलम। ओके, तो इसमें हम लोग को क्या करना है? इसमें हम लोगों को, जब हम लोगों को की रो मालूम चल गया तो अब हम लोग को मैक्सिमम रेशियो निकालना होगा। तो चलिए इस टेबल के लिए जो है, मतलब इनिशियल टेबल के लिए हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेशियो लिखते हैं। मैक्सिमम रेशियो का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा है, जेड जे माइनस सी जे डिवाइडेड बाई की रो। की रो हमारा है S2 का रो, तो यहाँ पे लिख देंगे S2, और S2 जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब -4 चलेगा क्योंकि लेस देन 0 है, ये भी -4, ये भी चलेगा, ये भी लेस देन 0 है। -1 भी चलेगा, 0 नहीं चलेगा क्योंकि लेस देन 0 बोला है, मतलब S1 के लिए हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो है 1 है, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए भी हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना है? मैक्सिमम ऑफ जेड जे माइनस सी जे बाई S2। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा इसके लिए तो नहीं निकालना है, सॉरी, इसके लिए निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 5 डिवाइडेड बाई -4, जेड जे माइनस सी जे बाई S2, मतलब 5 बाई -4। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई -4, कॉमा, इसके बाद क्या है 6 डिवाइडेड बाई -1, तो यहाँ भी लिख दिए 6 डिवाइडेड बाई -1। इसके बाद 0 के लिए और 1 के लिए तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो ये ऐसे ही लिख दिए। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, -5/4 और -6, तो -5/4 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ -1.25 और -6। तो अब इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू है हमारा -1.25 का वैल्यू, मतलब 5 डिवाइडेड बाई -4। तो ये वाला वैल्यू जो है हमारा मैक्सिमम, -6 तो उससे छोटा हो गया, तो इसको हम लोग जो है चूज करेंगे। इसका मतलब 5 डिवाइडेड बाई -4 को चूज कर रहे हैं, तो 5 डिवाइडेड बाई -4, ये वाला जो हमारा कॉलम है, मतलब x1 का कॉलम, इसको बोलेंगे हम लोग इनकमिंग वेक्टर, और इसके साथ जो हमारा x1 का कॉलम हो जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग की कॉलम। मतलब x1 का जो कॉलम है वो की कॉलम हो गया और S2 की रो। और हमारे पास x1 और S2 में जो है कॉमन एलिमेंट है वो है -4, तो इसको बोलेंगे हम लोग 4 को की एलिमेंट। तो अब हम लोग को यहाँ तक का सॉल्यूशन जो है मिल गया है। तो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, हमारा जो है सी तक हम कर चुके हैं। इसके बाद डी में हम लोग का फाइंड द न्यू सॉल्यूशन टेबल। इसका मतलब हम लोग को न्यू सॉल्यूशन टेबल, मतलब हमारा जो इनिशियल टेबल है इसको फिर से अपडेट करके फिर से टेबल बनाना पड़ेगा। तो उस टेबल में क्या करेंगे हम लोग, बेसिक वेरिएबल के कॉलम में S1 उसी तरीके से रह जाएगा, S2 के जगह आ जाएगा हमारा x1, क्योंकि ये आउटगोइंग वेक्टर है और ये उसकी जगह x1 इनकमिंग वेक्टर है, तो S1 x1 हो जाएगा और हम लोग का इस तरीके से टेबल बनेगा। देखिए S2 में जो है क्या है, S2 में है 0 और 1, तो जो हमारा x1 में भी है उसको भी हम लोग को 0, मतलब यहाँ पे -1 है तो इसको हम लोग को 0 और इसको हम लोग को 1 करना होगा, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि की एलिमेंट को 1 करना है, तो की एलिमेंट को 1 करना है क्योंकि हमारा S2 का कॉलम जो है 0 1 था, इसीलिए x1 को भी 0 और 1 करना होगा। तो इसी तरीके से अब हम लोग पहले क्या करते हैं, टेबल को अपडेट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे अपना न्यू सिंप्लेक्स टेबल जो है ड्रॉ कर लिया है। सीजे का वैल्यू तो सेम ही है, सीजे का हमने वैल्यू को लिख दिया है। बेसिक वेरिएबल के कॉलम में भी हमने बताया S1 और x1 आ गया है। सीबी का वैल्यू हमने S1 के लिए 0 है और x1 के लिए -5 है, तो इस तरीके से लिख दिया है। अब क्या करना है, इस पूरे टेबल को फिलअप करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग एक कुछ स्टेप करेंगे। इसको मान लेंगे R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको हम लोग R1 डैश और इसको R2 डैश मान लेते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, -4 की जगह 1 लिखना है, क्योंकि हम लोग का तो मोटिव यही है ना, क्योंकि हमारे बेसिक वेरिएबल के कॉलम में जो भी वेरिएबल्स रहते हैं वो हमारे अंदर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। S1 S2 देखिए 1 0 और 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब जो हमारे पास S1 और x1 जो आएगा वो भी 1 0 और 0 1 होना चाहिए, इसलिए तो हमने लिखा ये S2 के जगह जा रहा है तो ये 0 और 1 होना चाहिए। तो अब -4 को हम लोग को 1 करने के लिए क्या करना होगा,
R2 को हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा -4 से। मतलब हम लोगों को सबसे पहले हम लोग की एलिमेंट वाला रो को ही लिखते हैं हमेशा, तो R2 डैश को लिखना होगा। क्या लिखेंगे R2 डैश को हम लोग? R2 डिवाइडेड बाई -4। तो ये ऑपरेशन करेंगे, इस रो को हम लोग -4 से डिवाइड करके यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए -4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ये -1, यहाँ भी -1, ये -1 है तो यहाँ पे हो जाएगा सॉरी यहाँ पे माइनस है तो -4 से डिवाइड करें +1 होगा यहाँ पे, तो ये +1 आया। यहाँ पर भी हो जाएगा 1/4, ये 0 है तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा -1/4। तो ये हमने लिख दिया R2 डैश। अब हम लोग को लिखना है R1 डैश को। R1 डैश को हम लोग क्या लिखते हैं? R1 और R2 डैश का यूज़ करके करना है, क्योंकि R2 डैश जो हमारा की एलिमेंट की रो था न्यू वाला, और R1 जो है क्योंकि हम लोग R1 डैश निकाल रहे हैं तो R1 का यूज़ करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, -1 है और हम लोग को इसको 0 करना है। किसका हेल्प से? इसका x1 मतलब R2 डैश का हेल्प से। तो यहाँ पे +1 है, ठीक है, तो ये +1 है और यहाँ पे जो है -1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सिंपली -1 और +1 ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग क्या करिए, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हुए लिखते हैं -2 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, सॉरी -2 + 1 -1 हो जाएगा। इसके बाद है -1 + 1 0। इसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ हो जाएगा -1 और +1/4 मतलब 3/4 हो जाएगा माइनस में। S1 का वैल्यू हो जाएगा 1, यहाँ पे 0 है, और S2 का वैल्यू हो जाएगा 0 और -1/4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/4। तो अब हम लोग जो है R1 डैश का वैल्यू भी लिख दिए हैं। तो हम लोग का टेबल जो है फिलअप हो गया है। इसके बाद हम लोग क्या करना है, ZJ - CJ को कैलकुलेट करना है। तो ZJ - CJ कैलकुलेट करना तो हम लोग जानते हैं CB × XJ - CJ। तो देखिए क्या करना है, X1 के लिए क्या करना है हम लोग, 0 × 0 प्लस -5 × 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 आएगा, -5 यानी कि 0, +5 और -5 0 हो गया। इसके बाद X2 के लिए निकालना है, तो 0 × -3/4 0 हो जाएगा, प्लस -5 × 5/4 तो क्या आएगा, -5/4, और यहाँ पे -6 मतलब +6। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा 19/4, -5/4 और +6। इसके बाद है हमारा S1 के लिए, तो 0 × 1 0, -5 × 0 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 है, ये वैल्यू हो जाएगा 0। इसके बाद है 0 × -1/4 0 प्लस -5 × -1/4 यानी कि 5/4 और -0, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4। तो हमने ZJ - CJ को भी कैलकुलेट करके निकाल लिया। इसके बाद जो हमारा स्टेप था, जो हमने इस टेबल में किया था, क्या किया था, अगर हमारा XB का जो कॉलम है, ये अगर कोई भी XB का कॉलम में कोई भी एक जो एलिमेंट है लेस देन और इक्वल टू 0 है, सॉरी इक्वल टू नहीं, लेस देन 0 है, तो हम लोग का जो है ऑप्टिमल स्टेज पे जो है सॉल्यूशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भी जो है हमारा XB का कॉलम देखिए, -1 एक एलिमेंट है जो कि नेगेटिव है, यहाँ पे तो सारा वैल्यू पॉजिटिव है, ये ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये हम लोग को और अपडेट करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब एक ही वैल्यू है नेगेटिव, तो S1 का जो हमारा रो है उसको बोलेंगे हम लोग की रो। तो इसको हम लोग इस तरीके से मार्क कर देते हैं। ये हो गया हमारा इस टेबल में की रो। तो हम लोग निकाल लिए। की कॉलम निकालने के लिए क्या किए थे, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम रेशियो निकाले थे। तो अब इस टेबल के लिए भी हम लोग को मैक्सिमम रेशियो निकालना होगा। तो मैक्सिमम रेशियो का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे होता है ZJ - CJ डिवाइडेड बाई की रो, S2 नहीं, की रो। इस टेबल में की रो S2 था, इस टेबल में जो की रो है वो S1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ZJ - CJ डिवाइडेड बाई S1, और S1 जो है लेस देन 0 होना चाहिए, तभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो अब क्या है हम लोग के पास, मैक्सिमम ऑफ क्या, देखिए ZJ - CJ 0 है और X1 जो है वो क्या है, 0 है। तो ये लेस देन 0 मतलब नहीं है, 0 है, लेकिन लेस देन तो 0 नहीं है ना, तो इसको हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो फर्स्ट वाले के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं किए। देखिए 4 हमारे पास कॉलम है, X1 और S2 और S1 S2। तो फर्स्ट के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं।
सेकेंड जो है निगेटिव में है, तो इसके लिए कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 19/4 डिवाइडेड बाई -3/4। तो 19/4 डिवाइडेड बाई -3/4। इसके बाद क्या है हमारा 1, यानी 0/1, 1 भी है हमारा, लेस देन 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसके लिए भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। देखिए फर्स्ट के लिए नहीं किए, सेकंड के लिए किए, थर्ड के लिए भी नहीं किए। फोर्थ में क्या है निगेटिव वैल्यू है -1/4, इसके लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या होगा 5/4 डिवाइडेड बाई -1/4, 5/4 डिवाइडेड बाई -1/4। तो अब हमारे पास 2 वैल्यू है, अब इन दोनों वैल्यू में से हम लोग को मैक्सिमम निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला आएगा -19 डिवाइडेड बाई 3, और इससे हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आएगा -5, 1 है हाँ, -5। तो 19/3 और -5, तो ये 19/3 जो है ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये -5 है, तो इन दोनों में से ये -6 पॉइंट समथिंग है, ये -5 है, तो दो मैक्सिमम जो है वो -5 है, दोनों निगेटिव में है, तो ऑब्वियसली -5 जो है वो बड़ा है। तो -5 का जो हमारा क्या था हमारे पास, ये -5 वैल्यू कहाँ से आया है, इस यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाले से आया है। मतलब ये वाला जो है हमारे पास हम लोग डिवाइड करके निकाले S2 का जो था हमारा कॉलम, उसको बोलेंगे हम लोग की कॉलम, और उसके साथ S2 जो हो जाएगा हमारा इनकमिंग वेक्टर। तो S2 जो है इसके बाद हम लोग का अंदर आएगा S1 की जगह, S1 बाहर जाएगा और S2 अंदर जाएगा। इससे पहले देखिए हम लोग इस टेबल में क्या किए थे, S2 को बाहर निकाले थे और S2 की जगह हमारा X1 आया था, है ना। लेकिन अब इस टेबल में जो X2 बाहर निकल गया है, फिर से क्या बोल रहा है S2 अंदर आएगा। तो ऐसा अगर आप लोग के साथ हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो है कहीं पर गलत हो रहा है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अगर हमारा कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी वेरिएबल जो है जो बाहर गया है, वो दूसरे टेबल में बिल्कुल अंदर आ सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टेबल को है अपडेट करेंगे, बेसिक वेरिएबल के कॉलम में S1 की जगह S2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, S1 और X1 जो है, S1 क्या है 1 0 और X1 क्या है 0 1। तो 1 0 और 0 1 इस फॉर्म में अगर लिखे X1 और X1 के फॉर्म में, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है। तो जो हम लोग का कैलकुलेशन है हम लोग सोच सकते हैं कि सही है। अब हम लोग क्या होगा S2 और X1 आएगा नेक्स्ट टेबल में। तो नेक्स्ट टेबल में जो होगा, देखिए S1 बाहर जा रहा है, S2 अंदर आ रहा है। तो S2 अंदर आ रहा है किसकी जगह, S1 की जगह। तो S1 में क्या है 1 और 0 है, तो इसका मतलब इस वैल्यू को हम लोग को 1, मतलब इस वैल्यू को हम लोग को 1 और इस वैल्यू को हम लोग को 0 करने का कोशिश करना है नेक्स्ट टेबल में। S1 की जगह क्योंकि ये आ रहा है ना S2, इसलिए हम लोग को इसको देखना है। इसमें 1 0 है, तो इसको हम लोग को 1 और 0 करना है। अब देखिए -1/4 तो की एलिमेंट है, तो की एलिमेंट को हम लोग तो 1 करते हैं, इसी तरीके से इसी लॉजिक से हम लोग करते हैं। तो अब नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपना न्यू जो है टेबल बना लिया है, और उसके साथ हमने जो बेसिक वेरिएबल के कॉलम में है S2 और X1 लिख दिया है। इसके बाद हम लोग क्या करना है, टेबल को फिलअप करना है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि R1 और यहाँ पे R2 मान लेते हैं। अब हम लोग को R1 और R2 को फिलअप करना है। तो कैसे फिलअप करना है ये हम लोग जानते हैं। देखिए नेक्स्ट टेबल को फिलअप करने के लिए हम लोग इस टेबल का यूज करेंगे, क्योंकि ये उससे जस्ट प्रीवियस वाला टेबल है। इस टेबल का हम लोग यूज नहीं करेंगे, इस टेबल का यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग का पास यहाँ पे R1 में जो है -1/4 है, क्योंकि ये की रो है, इसलिए हम लोग पहले R1 को सॉल्व करेंगे। तो -1/4 को हम लोग को 1 करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस रो को मल्टीप्लाई कर देंगे -4 से। अगर इस -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अब चलिए इसको परफॉर्म करते हैं। तो R1 को, इस R1 को हम लोगों ने क्या लिखा, R1 मल्टीप्लाइड बाई -4। तो -4 से मल्टीप्लाइड करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 1। तो अब इस वैल्यू को हम लोग नेक्स्ट टेबल में लिखते हैं। तो R1 निकालने के बाद हम लोग को R2 निकालना है। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, R2 और R1 का यूज़ करना होगा, क्योंकि R2 निकाल रहे तो R2 का यूज़ और R1 हम लोग का ये जो
जो है की रो था न्यू वाला, तो इसका यूज करना है। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट टेबल, देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों का R2 डबल डैश में -1/4 है और इसको हम लोग को 0 करना है। इसका मतलब अगर यहाँ पे +1/4 ऐड कर दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा। इसका हम लोग किसका हेल्प लेके करना है, R1 डबल डैश का। तो R1 डबल डैश में देखिए S2 में जो है 1 है, इसका मतलब हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें इस रो में हम लोग को 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद S2 का यहाँ पे हो जाएगा 1/4। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो -1/4 और यहाँ पे हो जाएगा +1/4, तो हम लोग को यहाँ पे जो है वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं R2 डैश प्लस 1/4 R1 डबल डैश। देखिए हमने यहाँ पे R2 डैश को लिखा है और R1 डबल डैश को 4 से डिवाइड करके इस वर्क को हमने लिख दिया है। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, R2 डबल डैश। ऐड करने के बाद हम लोग को R2 डबल डैश मिलेगा। तो चलिए ऐड करते हैं। यहाँ पे होगा 2, ये हो जाएगा 1, 1/4 3/4 ये होगा 1, ये होगा -1 और ये होगा 0। तो अब इस वैल्यू को हम लोग को यहाँ फिलअप कर देना है। तो क्या आया, 2 1 1 -1 और 0। तो 2 1 1 -1 और 0। तो अब हम लोग के पास जो है पूरा टेबल फिलअप हो गया है, सिर्फ ZJ माइनस CJ को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं ZJ माइनस CJ इक्वल टू होता है CB इंटू XJ माइनस CJ। तो पहले हम लोग को Z1 माइनस C1 निकालना है, मतलब CB इंटू X1 माइनस C1। तो CB है 0, X1 भी है 0, 0 इंटू 0 प्लस -5 इंटू 1 माइनस ऑफ -5। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे -5, ये +5, यहाँ पे हो जाएगा 0। इसके बाद है Z2 माइनस C2, X2 में कैलकुलेट करना पड़ेगा 0 इंटू 3 प्लस -5 इंटू 1 माइनस ऑफ -6। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा हमारा 1, -5 है और यहाँ पे 6 है तो 1 आ जाएगा सब्ट्रैक्शन के बाद। इसके बाद है S1 0 इंटू -4 प्लस -5 इंटू -1 -0, तो यहाँ पे आएगा वैल्यू 5। इसके बाद है S2 यानी कि 0 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 0 -0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो अब देखिए हमारा जो है टेबल फिलअप हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या नोटिस करना है, XB को और ZJ माइनस CJ को। तो देखिए हमारा XB का जो सारा वैल्यू है 4 और 2 है, सारा वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और ZJ माइनस CJ का भी जो है सारा वैल्यू वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो इसके बाद हम लोग को स्टेप देखते हैं। देखिए स्टेप में जो है हम लोग को यहाँ पे बोला था इफ ऑल XB ग्रेटर देन 0 एंड ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन करेंट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हमारा जो ये सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और हम लोग को अब इससे आगे जो है टेबल को अपडेट करने का जरूरत नहीं है, हम लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया है। तो हम लोग अब लिख देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा सिंस ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो XB ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द करेंट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। इसका मतलब जो हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल्स हैं S2 और X1, अब जो है इसका जो सॉल्यूशन है हमारे पास 4 और 2 ये जो है ऑप्टिमम है। द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम लोग को X1 इक्वल्स टू, हम लोग को देखिए X1 का वैल्यू आया यहाँ पर 2, तो यहाँ पे लिख देंगे X1 इक्वल्स टू 2 और X2 इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे हमारा X2 जो है बेसिक वेरिएबल के कॉलम में नहीं आया है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे X2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, हम लोगों को मैक्स Z निकालना है। मैक्स Z निकालना है क्योंकि देखिए हमारा क्वेश्चन में जो था मिनिमाइज Z निकाला हुआ था और हमने उसको कन्वर्ट करके मैक्सिमाइज Z में लिखा था। तो अब जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो मैक्स Z के फॉर्म में आया है, उसको फिर हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिनिमाइज Z में। इसका मतलब मैक्स Z जो है हमारा वो आया है CB इंटू XB, मतलब 0 इंटू 4 प्लस -5 इंटू 2। तो अब हम लोग यहाँ पे मैक्स Z का फॉर्मूला होता है CB इंटू XB, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 0 इंटू 4 प्लस -5 इंटू 2। तो मैक्स Z का वैल्यू आएगा हमारे पास -10। तो ये मैक्स Z का वैल्यू हुआ। तो अब हम लोग इसको मिनिमाइज Z में कन्वर्ट करेंगे, मिनिमाइज के टाइप में कन्वर्ट करेंगे। तो माइनस ऑफ मैक्स
जेड, माइनस ऑफ मैक्स जेड होता है मिनिमाइज जेड, तो माइनस ऑफ मैक्स जेड है -10, तो यहाँ पे आया हमारे पास 10। तो मिनिमाइज जेड हम लोग को निकालने बोला था क्वेश्चन में, हम लोगों ने मिनिमाइज जेड निकाल दी है और साथ में हम लोग को ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया है x1 = 2 और x2 = 0। तो यही था हमारा डुअल सिंप्लेक्स मेथड। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।